अपन जो नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि जो पाइलोरिक पार्ट है उसके अंदर जो पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है, उस पाइलोरिक ग्लैंड्स के बारे में कि वो क्या चीज वहां पे सिक्रीट करती है। तो हमने देखा था कि जो पाइलोरिक रीजन है वहां पे पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है। तो वो कहता है ये जो पाइलोरिक ग्लैंड्स है यहाँ पे जो सेल्स पाई जाएगी, पाइलोरिक ग्लैंड जो जिनसे मिलके बनी है वो है जी सेल्स। कौन सी है? जी सेल्स। और अगर हम देखें तो ये जो जी सेल्स है ये जो पाइलोरिक ग्लैंड से मिलके बनी हुई है, और ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है यह एंडोक्राइन नेचर की ग्लैंड है। कैसी है? एंडोक्राइन नेचर की। इसका मतलब जो ये जी सेल्स हैं, जो जी सेल्स हैं और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो मतलब ये ग्रुप ऑफ सिक्रीटरी सेल्स है। और ये सिक्रीटरी सेल जो कुछ भी सिक्रीट करेगी वो उसको लेके जाने के लिए कोई भी वहां पे डक्ट्स नहीं होगी, वो किसके अंदर जाएगी? ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक है, तो इन जी सेल से जो चीज सिक्रीट होगी उसको हम बोलेंगे हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे एंजाइम्स पढ़े थे, या हम वहां पे बोल सकते हैं कि एंजाइम्स है या कोई वहां पे जो केमिकल सिक्रीट हुआ है, लेकिन पहला जो हार्मोन सिक्रीट हुआ है वो है गैस्ट्रिन हार्मोन। और यह जो गैस्ट्रिन हार्मोन है या वो जो रेनिन हार्मोन था उसकी हम बात नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे जी सेल ने गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज किए। अब ये हार्मोन है, इसका मतलब ये जो जी सेल है, जो सिक्रीटरी सेल है, ये किस नेचर की है? एंडोक्राइन नेचर की। तो हमने बोल दिया कि पाइलोरिक जो ग्लैंड्स है वो एंडोक्राइन नेचर की है, जो किससे मिलकर बनी हुई है? जी सेल से। और उसने क्या सिक्रीट किया? गैस्ट्रिन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट किया। अब अगर हम देखें कि जो पाइलोरिक ग्लैंड्स है, यह जो पाइलोरस पार्ट था उसके हमने तीन चीज देखी थी, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, और थर्ड वन हमने देखा था पाइलोरस, जो लास्ट पोर्शन था जो आगे जाके पाइलोरिक स्फिंक्टर से ड्यूडेनम से अटैच हो जाता है। तो ये कहता है जो ये पाइलोरिक ग्लैंड्स है ये पाइलोरस वाले कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है? तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पाइलोरिक ग्लैंड है यह पाइलोरिक एंट्रम में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पाइलोरिक एंट्रम के अंदर ये पाई जाती है। ये कहता है ये जी सेल स्टमक के अंदर तो पाइलोरिक एंट्रम में पाई जाती है, लेकिन यह ड्यूडेनम के अंदर भी पाई जाती है। जो ड्यूडेनम स्टमक के साथ कनेक्ट रहती है वहां पे जी सेल्स पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये और कहां पे पाई जाती है? जो ड्यूडेनम है उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे तो हम पैनक्रियाज के अंदर बात करेंगे, ये जी सेल जो है यह पैनक्रियाज के अंदर भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पैनक्रियाज के अंदर। तो अब स्टमक के अंदर हम बात करें तो स्टमक में ये पाइलोरिक एंट्रम रीजन के अंदर पाई जाती है, और स्टमक के बाद में हम जो ड्यूडेनम की बात करते हैं उसके अंदर जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है जो स्टमक के साथ पाइलोरिक स्फिंक्टर के जो बीच में जो अटैच्ड है वहां पे जो ड्यूडेनम पाई जाती है उसके अंदर भी जी सेल्स पाई जाती है, और पैनक्रियाज के एरिया के अंदर भी जी सेल पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहता है जो पाइलोरिक एंट्रम में और जो ड्यूडेनम में जी सेल्स हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन का। यह भी पैनक्रियाज के अंदर भी ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, लेकिन उससे क्या रिजल्ट निकलेगा वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जी सेल्स के बारे में हमने बता दिया कि ये जी सेल पाइलोरिक एंट्रम रीजन के अंदर पाई जाती है और यह गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब बात आ गई भी ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है यह क्या काम करता है? तो ये कहता है यह जो गैस्ट्रिन हार्मोन है इसको हम देखें भी ये कब तो रिलीज होगा और कब इसका सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा और कब ये बढ़ जाएगा। तो इसको हम अगर देखें तो हम ये देखते हैं कि गैस्ट्रिन हार्मोन को स्टिमुलेट कौन करेगा और इसको इनहिबिट कौन करेगा। तो अगर हम स्टिमुलेशन की बात करें, अगर हम स्टिमुलेशन की बात करें और यहाँ पे इनहिबिशन की बात करें तो स्टिमुलेशन कौन करेगा और इनहिबिशन कौन करेगा? तो वो कहता है कि जो स्टमक है,
आपको पता है स्टमक की पीएच कितनी होती है, 1 से 3 जो है उसकी स्टमक की पीएच होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक वहाँ पे पीएच देखने को मिलेगी, हाईली एसिडिक जिसको बोलेंगे स्टमक के अंदर। तो ये कहता है कि अगर स्टमक के अंदर जब खाना हम खाते हैं, जब वो स्टमक के अंदर आता है तो क्या होता है कि जो पहले स्टमक खाली पड़ा था अब वो इस तरह से डिस्टेंड होने लग जाता है, फैलने लग जाता है। कहता है जब स्टमक की वॉल डिस्टेंट होगी तो वो स्टिमुलेट करेगी जी सेल को कि वो क्या सिक्रीट कर दे, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट कर दे, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है कि जब स्टमक के अंदर प्रोटीन या प्रोटीन के छोटा रूप पेप्टाइड्स या उससे भी छोटा एमाइनो एसिड्स, अगर आपने जब डाइट के अंदर जो आप प्रोटीन ले रहे हो जब वो स्टमक तक आएगा तो भी जो जी सेल है वो स्टिमुलेट होगी और वहां पे गैस्ट्रिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन होगा। दो चीज। तीसरी चीज कहता है कि जब स्टमक की पीएच 3 से ज्यादा होने लग जाती है, मतलब इसके अंदर अब इसकी जो हाईली एसिडिक थी वो अब जो है कम एसिडिक होने लग जाती है, तब ये जो जी सेल है वो स्टिमुलेट होती है और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। तो ये हमने अभी तक 3 रीजन यहाँ पे देखे हैं। तो देखिएगा, पहला रीजन है जब स्टमक की जो वॉल है वो जब वहां पे डिस्टेंड होने लग जाती है, फैलने लग जाती है, तो स्टमक वॉल डिस्टेंशन। तो जब स्टमक की वॉल वहां पे डिस्टेंट होती है, फैलती है, तब वहां पे ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है किसको, जी सेल को, और जी सेल वहां पे क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए, तो पहला फैक्टर हमने बता दिया स्टमक वॉल डिस्टेंशन, दूसरा बता दिया इंजेक्शन ऑफ प्रोटीन एलिमेंट। जो आप प्रोटीन ले रहे हो वो जब स्टमक के अंदर आता है तो वो जो है जी सेल को स्टिमुलेट करता है और वहां पे गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। थर्ड है इंक्रीज पीएच ऑफ स्टमक। जब स्टमक की पीएच जो है वो हम 1 से 3 मानते हैं, तो जब वो 3 से ऊपर बढ़ने लग जाती है तब जो है जी सेल स्टिमुलेट होती है और वहां पे गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गया। अब ये कहता है कि इसका इनहिबिशन कब होगा, जी सेल मान लो इस तरह से तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता ही रहेगा, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, तो वो कहता है कि वहां पे कुछ एक हार्मोन्स पाए जाते हैं वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, और कुछ वहां पे कहता है कि जैसे ही जो स्टमक से जो फूड है वो ड्यूडेनम की तरफ जाने लग जाता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, कि जब स्टमक है वो एम्प्टी होने लग जाता है। एम्प्टी होगा तो जो स्टमक की वॉल जो डिस्टेंड होगी थी वो वापस जो है मतलब सिकुड़ने लग जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, तो वहां पे ये बंद हो जाएगा। तो एक तो बोलते हैं जब स्टमक जो है वो खाली होने लग जाएगा उसको हमने बोल दिया गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ठीक है, एक जब स्टमक की पीएच है वो 3 से कम आ जाएगी तो वहां पे जो है इसका सिक्रीशन जो है गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन है वो सप्रेस हो जाएगा। तो दूसरा, स्टमक की जो पीएच है जब वो 3 से कम हो जाएगी तब वहां पे इसका सिक्रीशन कम होने लग जाएगा। इसके अलावा जो दो वहां पे एक हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, ये जब स्टमक के अंदर सोमेटोस्टेटिन का रिलीज होगा तो इसका सिक्रीशन कम हो जाएगा। और चौथा वहां पे वो कहता है एक एंजाइम वहां पे होता है GIP, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको हम GIP के नाम से जानते हैं, GIP। तो ये कहता है कि ये जो रीजन है जो आपको देखिएगा स्टिमुलेशन करवाता है, उसमें है स्टमक की जब वॉल, स्टमक के अंदर जब खाना आएगा तो स्टमक की वॉल जब डिस्टेंड होगी तो वहां पे जी सेल स्टिमुलेट होगी और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा। अब ये कहता है जब खाने के अंदर आपने प्रोटीन के एलिमेंट्स लिए वो भी जी सेल को स्टिमुलेट करेगी और गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होगा। इसके अलावा अगर स्टमक की पीएच जो है वो मोर देन 3 से ज़्यादा जाने लग जाएगी तो वहाँ पे जी सेल स्टिमुलेट होगी और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन है वो होने लग जाएगा। ये तो आपने देख लिया भाई
इन वजहों से वो बढ़ता है हार्मोन का लेवल। अब कहते हैं कि ये आपने देख लिया, अब आपने गैस्ट्रिन हार्मोन का लेवल बढ़ा दिया, लेकिन अब उसको कम भी तो कराना है। कम किन कंडीशंस में होगा? तो कहता है जब स्टमक से जो कंटेंट आया था, जिसने स्टमक की वॉल को फैलाया था, जब वो अपने नॉर्मल साइज में आने लग जाएगी। मतलब नॉर्मल में कब आएगी? जब जो स्टमक के अंदर फूड पड़ा था वो कहाँ चला गया? डुओडेनम के अंदर। तो अब स्टमक में जिस तरह फूड कम होता जाएगा, उसकी वॉल जो है वो नॉर्मल वैसे पिछली कंडीशन में आने लग जाएगी। तो जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तब वहां पे इसका जो सिक्रीशन है वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जब स्टमक की पीएच जब 3 से कम आ जाएगी, इतना ही तो हम रखते हैं 1 से 3, तो जब 3 से कम आनी शुरू हो जाएगी, तो मतलब जिस वजह के लिए हमने यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज कराया था, जब पीएच 3 से ज्यादा जा रही थी, तो अब जब ये 3 से कम होगी, तो अब इसका काम हो गया, जिस वजह से इसको सिक्रेट कराया था, तो अब इसका लेवल कम हो जाएगा। फिर वो कहता है यहाँ पे जब गैस्ट्रिन हार्मोन की जरूरत हमें नहीं रहेगी, जब वो फूड डुओडेनम के अंदर चला जाएगा, तो वो कहता है वहां पे सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये रिलीज होंगे, और यह जो है गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन डाउन करा देंगे। तो ये आपने गैस्ट्रिन हार्मोन के सिक्रीशन कब स्टिमुलेट होगा, कब इनहिबिट होगा, उसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं भी ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है यह करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है जिसकी वजह से ये जो काम है वो अपने करवा देगा, और जब वो काम करवा देगा तो ये उसको इनहिबिट कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करता है। ठीक है, तो ये कहता है जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो ये पहला क्या करता है, यह कहता है कि ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है, आपको पता हार्मोन है तो ये सीधा ब्लड के अंदर रिलीज होगा, तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ पे जाता है, ये रीच करता है, रीचेस टू पैराइटल सेल। कहाँ पे? पैराइटल सेल्स के पास रिलीज, तो मतलब पहुंचता है, रीच करता है, पहुंच जाता है, ब्लड से होता हुआ कहाँ पे पहुंचेगा? पैराइटल सेल। आपको पता है पैराइटल सेल फंडस और बॉडी रीजन के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, तो ये पैराइटल सेल के पास पहुंच गया, और ये फिर वहां पे क्या करेगा, इस पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा, इस पैराइटल सेल को क्या कर देगा? स्टिमुलेट। और जब पैराइटल सेल स्टिमुलेट होगी, तो पैराइटल सेल किस चीज का रिलीज करती है? HCl का। किसका रिलीज करती है? HCl का। और ये किसका रिलीज करा देगा? HCl का। अब देखिएगा, आपको पता है HCl जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी जो स्टमक की पीएच है उसको कौन डिटरमाइन करता है? HCl। यह स्टमक की पीएच को 1 से 3 के बीच में रखता है। ठीक है, अब देखिएगा पिछली स्लाइड में, जब पीएच इंक्रीज हो रही है, जब 3 से ज्यादा पीएच जा रही है, तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट होगा। तो अब ये स्टिमुलेट होगी, इसने क्या कर दिया, यह कहाँ पहुंच गया? पैराइटल सेल के पास। पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करके बोला कि पीएच बढ़ रही है, तो ऐसे कर HCl का रिलीज करवा। उसने एसिड रिलीज कराया, तो जैसे ही एसिड रिलीज होगा तो वो अपनी एसिडिटी बढ़ाएगा, तो पीएच नॉर्मल आ जाएगी। तो ये पीएच को कहाँ ले आएगा? 1 से 3 के ऊपर। जब ये पीएच 1 से 3 के ऊपर आ गई, तो वहां पे अब इसका सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो काम हो गया, इसने पैराइटल सेल को स्टिमुलेट किया और वहां से HCl का सिक्रीशन करवा दिया, एक चीज। दूसरी चीज यह क्या करता है, जब ये रिलीज होता है तो ये रीच करता है, पहुंच जाता है, रीच टू ECL सेल्स। कौन सी सेल है? ECL सेल्स तक। अब ये ECL सेल्स क्या चीज है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये कहता है कि ये जो ECL सेल है, इसको हम एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल्स बोलते हैं। तो ECL का मतलब क्या हो गया? E से एंटेरो, C से क्रोमाफिन, L से लाइक। तो ये ECL सेल्स होती है। क्या होता है? ECL सेल्स। यह जो ECL सेल्स है, यह यहाँ पे मैं लिख दूं, अगर ये ECL जो सेल्स हैं, यह ECL सेल्स जो है ये हिस्टामिन का रिलीज कराती है। एक सब्सटेंस होता है हिस्टामिन, ये हिस्टामिन का रिलीज कराती है। किसका रिलीज कराएगी? हिस्टामिन का। यह हिस्टामिन जो है
यह पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा। यह हिस्टामिन किसको स्टिमुलेट करेगा? पैराइटल सेल्स को। और ये पैराइटल सेल स्टिमुलेट होगी तो क्या सिक्रीट करेगी? HCl। और फिर इसने दोबारा क्या सिक्रीट करा दिया? HCl का सिक्रेशन करा दिया। ये बात आपको समझ आई कि चाहे तो उसने डायरेक्ट पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करा के HCl सिक्रीट करा दिया, और दूसरा वो कहता है उसने ECL सेल तक पहुंच गया और ECL सेल को वहां पे हमने नाम दिया एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स। इस ECL ने किसको रिलीज करवाया वहां पे? हिस्टामिन को। और जब ये हिस्टामिन रिलीज हुआ, यह हिस्टामिन किसके पास पहुंच गया? पैराइटल सेल्स के पास। किसके पास पहुंच गया? पैराइटल सेल। और उसने क्या सिक्रीट करा दिया? HCl। क्या सिक्रीट करा दिया? HCl। तो अब ले दे कि इन दोनों ने क्या किया? HCl का सिक्रेशन करवाया। अब आपको मैं अगर एक बात याद रही हो तो हमने बात की थी कि जो पेप्सिनोजन जो चीफ सेल के द्वारा सिक्रीट होता है, पेप्सिनोजन, उस पेप्सिनोजन को किस में चेंज करना होता है? एक्टिव फॉर्म के अंदर, पेप्सिन में। और हमने ये चीज भी आपको बताई थी कि इसमें कन्वर्ट कौन कराएगा? HCl। कौन कराएगा? HCl। और यह जो HCl ने इसको पेप्सिन में चेंज करा दिया। अब ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है? यह जो प्रोटीन एलिमेंट है उसका क्या करा देगा? डाइजेशन करा देगा। यह प्रोटीन एलिमेंट का क्या करवा देगा? डाइजेशन। तो अब HCl ने क्या करा दिया? प्रोटीन का डाइजेशन। अब आ जाइए जी वापिस उसी फंक्शन के ऊपर यहाँ पे। अब देखिएगा, हमने कहा है जब प्रोटीन जो है उसका एलिमेंट जब स्टमक के अंदर आता है तो स्टिमुलेट करता है किसको? गैस्ट्रिन हार्मोन को। बात समझ में आई? इसका मतलब जैसे ही प्रोटीन आएगा ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा और HCl का सिक्रेशन कराएगा, और जैसे ही HCl का सिक्रेशन होगा तो पेप्सिन एक्टिव होगा, और पेप्सिन के एक्टिव होते ही प्रोटीन का डाइजेशन करा देगा। तो अब देखिएगा, इसने स्टमक की pH को मेंटेन करा दिया और पेप्सिन को एक्टिवेट कर दिया, जिससे प्रोटीन का क्या होने लग जाएगा? डाइजेशन होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? डाइजेशन। अब रह गया स्टमक वॉल का डिस्टेंशन। इसके बारे में बात करते हैं अभी अपन। ये आपने प्रोटीन का डाइजेशन वाली बात देख ली। अब ये कहता है कि ये जो गैस्ट्रिन है इसका एक और फंक्शन है कि यह गैस्ट्रिन जो है यह जो स्टमक है उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है। जो स्टमक है उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देता है। मोटिलिटी इज रिलेटेड टू मूवमेंट। तो स्टमक को हम क्या बोलते हैं? मतलब गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यह गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देता है। अब देखिएगा इस वर्ड का बात का मतलब क्या है? यह स्टमक की मोटिलिटी को बढ़ाता है। अब देखिए, जैसे स्टमक के अंदर मूवमेंट बढ़ जाएगी, जो वहां पे मतलब पेरिस्टाल्टिक वेव्स चलती है, इस तरह तरंगे लहरें चलती हैं, इस तरह से यह लहरें क्या करती है? जो फूड आया है उसको गैस्ट्रिक जो जूस है उसके साथ पूरी तरह से मिक्स करके और उसको लिक्विड सूप की तरह बना देती है। कैसे बना देती है? लिक्विड सूप की तरह। मतलब सूप जो आपने देखा है वो जिस तरह मान लो सूप गाढ़ा गाढ़ा होता है, वैसा जो है उसने फूड को बना दिया। कैसा बना देगा? लिक्विड सूप की तरह। और जब ये लिक्विड सूप बनेगा इसको हम नाम देंगे काइम। क्या नाम देंगे? काइम। तो क्वेश्चन आता है कि जब फूड स्टफ जो गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है उसको हम बोलते हैं काइम। क्या वर्ड यूज करते हैं? काइम। और ये काइम की अगर हम देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे होगी, ये दिखने में कैसा होगा? सूप की तरह वहां पे ये दिखेगा, मतलब उस तरह से गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड दिखेगा, लिक्विड सूप की तरह। ठीक है, यह किसने करवाया? गैस्ट्रिक मोटिलिटी। जो वहां पे पेरिस्टाल्टिक वेव्स दिख रही है, पूरे स्टमक में इस तरह से वेव्स चलती रहती है। जब ये मोटिलिटी वहां पे जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी वहां पे बढ़ती है, वो मोटिलिटी कौन बढ़ा रहा है? गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन बढ़ा रहा है? गैस्ट्रिन हार्मोन। तो अब इसने उसको क्या कर दिया? लिक्विड सूप के रूप में बना दिया, मूवमेंट करा के उसको अच्छे से डिसोल्व करके। अब वो क्या होगा कि जब वो लिक्विड सूप बन गया, अब वो क्या होगा कि जब उसका काम हो गया तो वो आगे अब ड्यूडेनम के अंदर जा रहा है। अब जैसे ही वो ड्यूडेनम के अंदर जा रहा है तो वहां पे क्या होगा? अब स्टमक की वॉल क्या होने शुरू हो जाएगी? जो फैली हुई थी अब धीरे धीरे कम जो है, मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन की तरफ आएगी। और जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ आएगी तो इसी काम के लिए तो हमने इसको सिक्रीट कराया था कि जब स्टमक की वॉल डिस्टेंड हो रही है, मतलब इसमें खाना आया,
खाना आया तो इसने मूवमेंट करानी शुरू कर दी, जिससे वो अच्छे से मिक्स होके और सूप वाले में बन गया। तो इसने जैसे ही वो सूप बना वो आगे ड्यूटेनम के अंदर चला गया, तो इसने स्टमक की वॉल को जो डिस्टेंशन था उसको कम कर दिया। तो ये इसने जो स्टिमुलेट इसको इस वजह से हुआ था, इसने वो सारे फंक्शन परफॉर्म किए और इसने सारी चीज जो स्टमक की वॉल है उसका डिस्टेंशन कम कर दिया, जो प्रोटीन का डाइजेशन करा दिया और जो पीएच बढ़ रही थी उसको उसने कम करा दिया। अब देखिएगा जैसे ही स्टमक खाली होने लगा, हमने बोल दिया गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, तो वहां पे इसका इनहिबिशन हो जाएगा। जब स्टमक की पीएच 3 से कम आएगी तो हमने बोल दिया कि वहां पे ये कम होने लग जाएगा, और जब वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन वगैरह हो जाएगा तो सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, यह जीआईपी पेप्टाइड इज रिलेटेड टू प्रोटीन, तो ये जब प्रोटीन का डाइजेशन वगैरह हो जाएगा वहां पे, तो ये इनहिबिटरी पेप्टाइड जो गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड जीआईपी और सोमेटोस्टेटिन है, यह गैस्ट्रिन के हार्मोन के सिक्रेशन को या उसके रिलीज को अब क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। तो ये इसका काम हुआ गैस्ट्रिन का। ठीक है, ये आपको शायद समझ आ गया होगा कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो किस तरह से अपना काम वहां पे करता है, किस तरह वो वर्क को परफॉर्म करता है। तो आपने देख लिया स्टिमुलेशन क्या है, उसके इनहिबिशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो आपने वहां पे ये गैस्ट्रिन हार्मोन, स्टमक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक मोटिलिटी इनके बारे में देख लिया। अब वो कहता है कि जो हम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बताते हैं इसके बारे में एक आधी बात आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। तो ये कहता है कि जिस स्पीड से हम खाना खाते हैं, हम यूजुअली 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर खाना खा लेते हैं, तो उतनी स्पीड से हमारा जो स्टमक है वो उतनी स्पीड से डाइजेशन नहीं कर पाएगा और उतनी स्पीड से वो इंटेस्टाइन तक नहीं भेज पाएगा। इसलिए क्या होता है, जो स्टमक होता है वो खाने को स्टोरेज करके रखता है या रिजर्वायर की तरह काम करता है, जो स्टोरेज का काम करता है। रिजर्वायर किसको बोलते हैं, जो कोई चीज को रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो ये कहता है कि हम स्टमक को हमारी बॉडी के अंदर कैसे मानते हैं, स्टमक को स्टोरेज के लिए, या वहां पे हम बोल सकते हैं रिजर्वायर, या फूड के लिए स्टोरेज या रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है, ये फूड को स्टोर करता है और रिजर्वायर या रिजर्व करता है, तो इसलिए हमने इसको रिजर्वायर बोल दिया। अब ये कहते हैं स्टमक के अंदर वो फूड पड़ा है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे पूरा मिक्स होगा और वो लिक्विड सूप बनेगा, उसके बाद में वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होगी। लेकिन उसे एम्प्टिंग होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। जबकि हमने खाना स्टमक में पहुंचा दिया जल्दी, तो अब वहां पे इसको स्टोर करने का काम किसका है, स्टमक का। अब वो कहता है कि स्टमक खाली होगा, किस स्पीड से खाली होगा, हमने डाइट में क्या लिया है जो जल्दी खाली कर देगी, ऐसी क्या चीजें हैं जो स्टमक को खाली करने में टाइम लगाती है। तो ये कहता है अगर तो आपने लिक्विड ज्यादा लिया है, मान लीजिए आपने कोई जूस पिया है, ठीक है, एक बात। दूसरा वो कहता है आपने वहां पे कोई सेमी सॉलिड जिस तरह दलिया खिचड़ी खाई है, ठीक है, सेमी सॉलिड, एक आपने सॉलिड लिया है। तो सबसे जल्दी जो चीज स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर जाएगी, जो गैस्ट्रिक एम्प्टी होगा, जल्दी से स्टमक खाली होगा, वो कब होगा, जब आप लिक्विड लोगे। क्या लोगे, लिक्विड। उससे ज्यादा टाइम किस में लगेगा, सेमी सॉलिड, जो आपने कोई दलिया खिचड़ी वगैरह ऐसा कुछ खाया है उसमें। और सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा, जब आपने सॉलिड, कोई सॉलिड चीज खाई है, जिस तरह हम रोटी वगैरह खाते हैं या कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, उन सब में सॉलिड में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये कहता है, ये तो आपको पैटर्न याद रह जाएगा कि जो लिक्विड है, सेमी सॉलिड और सॉलिड, सबसे ज्यादा टाइम सॉलिड में लगेगा, उससे कम सेमी सॉलिड में, और उससे भी कम लिक्विड के अंदर लगेगा। अब वो कहता है जो ये सॉलिड लिया आपने, अगर हम इसके अंदर भी डिवाइड करके देखें अगर सॉलिड में, तो वो कहता है कि हम सॉलिड में क्या क्या चीज ले सकते हैं, तो वो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, इसके अलावा हम प्रोटीन्स लेते हैं, फैट्स लेते हैं, ठीक है। अब ये कहता है इनमें अगर देखें कि सबसे कम टाइम किस में लगता है और सबसे ज्यादा टाइम किस में लगता है, तो ये कहता है सबसे जो जल्दी खाली होने वाली जो है
वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमने बोल दिया कार्बोहाइड्रेट्स। उससे ज्यादा टाइम लगता है प्रोटीन को और सबसे ज्यादा टाइम लगता है फैट को। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर आपने डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लिए तो स्टमक जल्दी खाली होगा। उससे ज्यादा टाइम तब लगेगा जब आपने प्रोटीन लिया, और सबसे ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब आपने फैट खाया है। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है। अब ये कहता है कि ये स्टमक है, ये खाली कैसे होता है? तो कहता है ये पूरी तरह से वहां पे मिक्स होता है और उस एसिड के अंदर जो है वो खाने को गलाया जाता है और गला के लिक्विड सूप बना लिया जाता है। फिर कहता है कि जो वेव्स चलती है उस वेव में क्या होता है कि जो स्टमक के अंदर अब खाना लिक्विड सूप के रूप में हो गया, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से अब किसके अंदर जा रहा है? ड्यूडेनम के अंदर। तो वो कहते हैं जैसे ही एक वेव आती है तो 3 ml जो काइम है, जो लिक्विड सूप बन गया जिसको हमने काइम नाम दिया है, वो ड्यूडेनम के अंदर जाता है। तो मतलब जो वहां पे स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्टिक वेव चलती है, क्या चलती है? पेरिस्टाल्टिक वेव। उससे हर जो ईच पेरिस्टाल्टिक वेव, जो हर एक पेरिस्टाल्टिक वेव है वो 3 ml जो काइम है उसको ड्यूडेनम के अंदर भेज देती है, वो ड्यूडेनम के अंदर भेज देती है। तो ईच पेरिस्टाल्टिक जो वेव है वो 3 ml काइम को हर बार किसके अंदर भेजती रहती है? ड्यूडेनम के अंदर। और ये चलती रहती है जब तक कि पूरा स्टमक जो है वो खाली ना हो जाए, पूरा खाना ड्यूडेनम के अंदर ना पहुंच जाए। तो ये हमने गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की बात की है। तो उसमें सबसे पहले कौन होगा, और अगर लिक्विड और उसमें बताना है, अगर सॉलिड में भी, तीनों में बताना है, तो आपको पता लग गया भी जल्दी खाली जो है वो कौन होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। अब ये कहता है कि हम यहाँ पे हार्मोन्स वगैरह की बात कर लें कि यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये कहता है कि अगर हम बात करें तो हमने जो सलाइवा के अंदर कुछ एक हार्मोन की हमने जिक्र किया था। तो एक तो वहाँ पे एमाइलेज था जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज बोला था, जिसका नाम था टाइलिन। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रहा हो तो मैंने बताया था लिंगुअल लाइपेज। ये 2 हार्मोन जो थे ये सलाइवा में थे, और सलाइवा से अब ये खाने के साथ में कहाँ आगे? स्टमक के अंदर आगे। कहाँ आगे? स्टमक के अंदर। तो ये कहता है स्टमक के अंदर जब ये आएंगे तो जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो कार्डिया रीजन है और जो फंडस रीजन है वो स्टोरेज के लिए ही बना हुआ होता है। वहाँ पे जो डाइजेशन का काम है वो ज़्यादा नहीं चलता, वहाँ पे स्टोर होता है फूड। तो कहते हैं जैसे ही फूड वहाँ पे आके स्टोर होगा तो HCl जो है वो उस फंडस रीजन के अंदर ज़्यादा अपना असर नहीं रखता, वो बॉडी और पाइलोरस वाले एरिया के अंदर अपना ज़्यादा असर रखता है। तो कहते हैं जो कार्डियक रीजन और जो फंडस रीजन है, जो हमने पढ़ा था, जिस तरह मान लीजिए अगर आप इसको दोबारा से देखो तो जो ये कार्डियक रीजन है और ये जो फंडस रीजन है, यहाँ पे फूड कहता है लगभग 1 घंटे तक स्टोर पड़ा रहता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये फूड यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है, यहाँ पे HCl होता है, ये फिर इसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये कहता है ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, ठीक है, ये यहाँ पे जब तक यहाँ पे पड़ा रहता है फंडस के अंदर, यहाँ तक अपना काम करता रहता है, यहाँ पे अपना काम करता रहता है। जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा, HCl के कांटेक्ट में आएगा, स्टमक की pH 2 से 3 के बीच में आपको, या 1 से 3 के बीच में दिखेगी। जब ये HCl के कांटेक्ट में आ जाएगा एमाइलेज, सलाइवरी, या इसको आप टाइलिन बोल दो, जो टाइलिन वहां पे सलाइवा में था, वो टाइलिन जब HCl के कांटेक्ट में आएगा तो इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। जो सलाइवा में था और वहां पे डाइजेशन कर रहा था, किसका कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स का, स्टार्च जो आपने खाया था उसका कर रहा था। तो ये जैसे ही स्टमक के अंदर आएगा, फंडस तक तो ये अपना काम करता रहेगा डाइजेशन का, लेकिन ये जैसे ही नीचे HCl के कांटेक्ट में आएगा, ये वहां पे क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? अब जो दूसरा है लिंगुअल लाइपेज, यह लिंगुअल जो लाइपेज है, यह सलाइवा में जब तक था कोई काम बहुत ज्यादा नहीं कर रहा था, क्योंकि इसको क्या चाहिए? pH जो थी वो हाईली एसिडिक चाहिए। सलाइवा की pH कैसी थी? स्लाइटली एसिडिक थी, तो ये वहां पे काम नहीं कर रहा।
लेकिन ये जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आएगा, अब पीएच कैसी होगी, हाईली एसिडिक। अब ये यहाँ पे एक्टिवली काम करेगा। अब देखिएगा, एक तो एंजाइम ऐसा था जो HCl के कांटेक्ट में आया, इनएक्टिव हो गया। एक एंजाइम ऐसा है जो वहां पे इनएक्टिव था, यहाँ पे आके एक्टिव हो गया, अब वो वहां पे काम करेगा। ये बात समझ में आई। दूसरा मैंने बताया था कि जो चीफ सेल है उससे एक गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट होता है, ठीक है। तो जो ये लिंगोलाइपेज है और ये दोनों जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, यह दोनों मिलके, गैस्ट्रिक और लिंगोलाइपेज ये दोनों मिलके वहां पे किसका डाइजेशन करेंगे, फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। किसका डाइजेशन, फैट का डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखिएगा, जब तक फूड ऊपर था तब तक स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन चल रहा था। फिर हमने बताया जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और यहाँ पे लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये किसका डाइजेशन करते हैं, ये यहाँ पे फैट का डाइजेशन करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो पूरे स्टमक के अंदर तीनों न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। जब तक HCl के कांटेक्ट में नहीं आता, ये जो टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज है, यह कार्बोहाइड्रेट्स या जिसको हम स्टार्च बोलते हैं, जो पॉलीसेकेराइड्स है, उनका डाइजेशन करता है। उसके बाद में जो पेप्सिनोजन था उसको HCl ने एक्टिव कर दिया पेप्सिन में, वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरह से जो लिंगुअल लाइपेज और गैस्ट्रिक लाइपेज है वो किसका डाइजेशन कर रहे हैं, फैट का। तो इस तरह स्टमक में इन तीनों का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज के रूप में भी आपको पता हो कि कैसे कैसे वहां पे कौन सा डाइजेशन जो है देखने को मिलता है। अब वो कहता है कि यहाँ पे कुछ एक सब्सटेंस होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन भी होता है। यहां से क्वेश्चन आता होता है एब्जॉर्प्शन। यूजुअली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, स्टमक के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन नहीं के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर होता है। तो ये कहता है स्टमक के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो जिस तरह वो कहता है जो वाटर है उसका, प्लस ये जो सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, इनका, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन आता है वो है एस्पिरिन। स्टमक के अंदर एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, एस्पिरिन का। जो आप एस्पिरिन टेबलेट लेते हो, सैलिसिलिक एसिड जो इसके अंदर होता है एस्पिरिन में, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। कहाँ होगा, स्टमक में। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्पिरिन जो है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो हम ये सोच लेते हैं कि सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसका भी वही होगा। तो नहीं, एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर स्टमक का अगर एस्पिरिन बहुत ज्यादा आपने ले ली या लंबे समय तक आप एस्पिरिन ले रहे हो, तो वो स्टमक के अंदर इसका काम क्या होता है, ये एंटी प्लेटलेट्स होती है, ये प्लेटलेट्स का काउंट कम कर देगी। और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टमक में। तो ये स्टमक के अंदर कहता है अगर ज्यादा ले ले तो ये जीआई ब्लीडिंग कोज कर देता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कोज कर देता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कोज करता है, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट ने एस्पिरिन ले रहा है और अगर उसके अंदर जीआई ब्लीडिंग होगी, आपको कैसे पता लगेगा, एक तो वोमिट के अंदर जो है ब्लड आ जाएगा, वो है। दूसरा, अगर आप स्टूल के अंदर देखो, अगर आपने स्टूल का वहां पे देखना है, तो वो कहता है कि जो स्टूल होता है, आपको पता है जो ब्लीडिंग हुई तो ब्लड का लॉस होगा। ब्लड में क्या है, आरबीसी, आरबीसी जब टूटती है तो क्या बनता है, आयरन। आयरन जो है वो स्टूल को कैसा कलर प्रोवाइड करता है, डार्क कलर प्रोवाइड करता है। कैसा कलर, डार्क। तो वो कहता है अगर वहां पे जो स्टूल है वो डार्क, वहां पे स्टूल देखने को मिलता है, या इसको आप डार्क टेरी स्टूल बोलते हैं, जिसके अंदर क्या स्टूल के साथ जो मतलब आयरन मिक्स हो जाता है, तो उसको डार्क टेरी स्टूल बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर डार्क टेरी स्टूल दिख रहा है और उस पेशेंट के अंदर हमें मतलब कहते हैं कि हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उस पेशेंट के अंदर कहीं ना कहीं अपर जीआई के अंदर ब्लीडिंग हुई होगी। अपर जीआई मींस अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अपर में कौन आएगा, स्टमक।
तो हमें ये लगता है कि हो सकता है स्टमक के अंदर ब्लीडिंग हुई हो, तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आप कोई टेबलेट्स वगैरह ले रहे हो लंबे समय से, तो अगर वो कह देता है कि हाँ मैं ये ले रहा हूँ और उसमें अगर एक एस्पिरिन है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इस एस्पिरिन ने वहाँ पे जीआई ब्लीडिंग कॉज कर दी, जिसका असर हमें किस में दिखाई दिया, डार्क स्टूल में। तो ये डार्क स्टूल क्यों होता है, काले रंग का स्टूल ये क्यों हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आयरन, और आयरन कहाँ से आएगा, जो आरबीसी जो ब्लड का लॉस होगा उसमें क्या होगा, आरबीसी, तो आरबीसी के लॉस के कारण वहां पे जो आयरन निकलेगा हीमोग्लोबिन के अंदर से, उससे जो है स्टूल का कलर डार्क रहता है। तो याद रखना एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है, और अगर स्टमक में एस्पिरिन लंबे समय तक एब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पे जे ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। और ब्लीडिंग को हम कैसे वहाँ पे डायग्नोज कर सकते हैं, ब्लैक टेरी स्टूल से। दूसरा वहाँ पे एस्पिरिन के अलावा एल्कोहल, जो पर्सन एल्कोहल का ड्रिंक करते हैं उसके अंदर जो एल्कोहल है उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ पे हो जाता है, स्टमक के अंदर। तो एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक के अंदर। तो ये दो चीज है जिसके अंदर से क्वेश्चन आता है, एक तो एल्कोहल का पूछा जाता है, एक एस्पिरिन का पूछा जाता है। तो इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पिरिन है कि एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो स्टमक के अंदर एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। किसके बारे में, गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो देखिएगा, जिस तरह हमने सलाइवा के बारे में बात की है उसी तरह से हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यह जो गैस्ट्रिक जूस है यह भी हमें जो है 1 से 2 लीटर के करीब पर डे देखने को मिलता है, 1 से 2 लीटर। इसमें भी वो कहता है कि अगर आप फैट वगैरह ज़्यादा ले रहे हो तो जूस ज़्यादा सिक्रीट होगा, क्योंकि उसको मतलब पचाने में टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक गैस्ट्रिक एम्पटिंग कम होगी तब तक जूस को सिक्रीट होना पड़ेगा। तो ये कहता है गैस्ट्रिक जो जूस है वो 1 से 2 लीटर पर डे जो है वो सिक्रीट होता है, और इसमें वेरिएशन है भी डाइट के हिसाब से ये कम ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने इसकी रेंज रख दी 1 से 2 लीटर पर डे। फिर ये कहता है अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है, तो ये कहता है वाटर होता है जी 99% या 99.5% यहाँ पे वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद में कहता है सॉलिड होता है 0.5%, जो बचा हुआ है वो है सॉलिड्स, 0.5% क्या है, सॉलिड्स है। तो वाटर है 99.5% और सॉलिड है 0.5%। अब वाटर का तो आप उसमें आगे क्या देखोगे, सॉलिड के अंदर वो कहता है देखते हैं हम, तो वहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा और वहां पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा। अब इनऑर्गेनिक के अंदर अगर आप देखो तो वहां पे एक तो HCl होगा, ठीक है, उसके अलावा वहां पे और क्या होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, उसके अलावा क्लोराइड होगा। तो ये सेम चीज है। अगर आपसे पूछ ले इन सब में से इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्या होगा, तो HCl सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्टमक में HCl ज्यादा होता है ना। अब ये ऑर्गेनिक के अंदर वो आपसे पूछ ले कि ऑर्गेनिक में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो आप बता सकते हो जितने भी एंजाइम सिक्रीट होंगे, ठीक है, जितने भी हॉर्मोन्स वहां पे सिक्रीट होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जितने भी आपने देखा है कि वहाँ पे मतलब पेप्सिनोजन है, उसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज है, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में लिंगुअल लाइपेज मिल जाएगा आपको, सलाइवरी माइलेज भी यहाँ तक पहुँच गया तो वो भी आपको गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको वहाँ पे अगर बच्चा है छोटा 1 साल तक का है तो उसमें रेनिन भी वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन भी आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमने अभी तक सारे पढ़े हैं वो सब हमें गैस्ट्रिक जूस के अंदर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये कहता है कि इस गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है। इस गैस्ट्रिक जूस का काम है कि ये पूरी तरह से जो मतलब आपने सॉलिड चीज खाई है उसको पहले तो कुछ उसका मैकेनिकल डाइजेशन कर दिया टीथ ने और टंग ने मिलके, अब जो बचा हुआ है उसको बिल्कुल सूप जैसा या गाढ़ा लिक्विड बनाने में जो काम करना पड़ेगा वो गैस्ट्रिक जूस को काम करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, गैस्ट्रिक जूस को।
ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये कहता है जितने भी एंजाइम्स होंगे, हार्मोन्स होंगे वो, और ये HCl और सोडियम क्लोराइड, सोडियम है, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम, वो सब यहाँ पे होंगे। तो ये गैस्ट्रिक जूस का हम अगर कंपोजिशन देखें तो इसमें हार्मोन सारे आ जाएंगे, जो जो हमने अभी तक पढ़े, एंजाइम्स है जिनका हमने अब तक जिक्र किया, वो सब यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। अब ये कहता है कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये कब कब सिक्रीट होता है, तो ये कहता है ये 3 फेजेस के अंदर सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस कब कब सिक्रीट होता है, तो वो कहता है गैस्ट्रिक जूस 3 फेजेस में सिक्रीट होता है। तो हम इसको अगर बोलें फेजेस ऑफ सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कि गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट होता है उसके कितने फेजेस के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो सिक्रीट होता है, तो ये कहता है 3 फेजेस के अंदर वहां पे होता है। पहला है सिफेलिक फेज, दूसरा है गैस्ट्रिक फेज, और तीसरा है इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको सब पता है, आप इसके बारे में सब जानते हो। ये कहता है जो सिफेलिक फेज है इसका मतलब हो गया कि जब फूड स्टमक के अंदर नहीं है, जब फूड कहाँ पे है, जब पेशेंट मतलब हमने जो पढ़ा था सिफेलिक फेज हम किसको बताएंगे, कि हमने जब बात की थी कि जब खाना आपके सामने पड़ा है या खाना किचन के अंदर तैयार हो रहा है और आपके मदर ने आपको आवाज लगाई है कि बेटा खाना बन गया, खाना खा लो, ठीक है, या आपको खाने की स्मेल आई है, या आपने खाने के बारे में सोचा है कि अगर जिस दिन आपके मदर या आप अगर मैरिड हो तो आपकी वाइफ अगर घर गई हुई है और आप अकेले हो, तो आपके मन में इस तरह से आता है कि अगर वो यहाँ पे होते तो मैं बहुत डिलीशियस खाना खा रहा होता, या आप किसी फेस्टिवल पे अगर अकेले हो तो आपको जो है याद आता है कि अगर वो सब होते तो मैं यहाँ पे अच्छे से खाना खाता। और उन थॉट को देख के, उस विजन को इमेजिन करके कि कोई फिल्म या सीरियल में आपने वहाँ पे खाने को देखा है, या उस खाने के बारे में कोई बात सुनी है, या आपके पड़ोसी के घर पे वो चीज़ बन रही है और आपको उसकी स्मेल आई है, वो सब चीज़ें आपका जो सलाइवा का सिक्रेशन कर रही थी वो एज वेल एज आपके गैस्ट्रिक जूस का भी स्टिमुलेशन या उसके सिक्रेशन को बढ़ा देती है। तो जो चीज आपके सलाइवा के सिक्रेशन को बढ़ा रही थी वही सेम चीज आपके किसको बढ़ा रही है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को भी बढ़ा रही है। तो सिफेलिक के अंदर 2 चीज आती है जी, एक तो आती है कंडीशनल, जो हमने अभी बात की है कंडीशनल, ठीक है, एक आती है अनकंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल आपने बता दिया कि जैसे आपने देखा, सुना, सोचा, ठीक है, स्मेल ली, उन सब से जो है अगर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ता है तो वो सिफेलिक फेज में कौन किसके कारण हो गया, कंडीशनल के कारण। अनकंडीशनल का मतलब है कि जैसे ही आपने खाना अपने मुंह के अंदर रखा उसने गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवा दिया, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को रिलीज करा दिया, बढ़ा दिया, तो उसने करा दिया अनकंडीशनल। इसका मतलब जब खाना आपके सामने पड़ा हो तब भी आपके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, ठीक है। जब खाना आपने मुंह के अंदर रखा है तब भी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा। ये कौन से फेज के अंदर आ जाएगा, यह सिफेलिक फेज के अंदर आ जाएगा। तो सिफेलिक फेज में क्या क्या चीज होगी कि जब खाना स्टमक में नहीं पहुंचा है, अभी तक अभी खाना या तो बाहर पड़ा है या आपके माउथ के अंदर है, उन दोनों ही कंडीशन के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिफेलिक फेज। क्या बोलते हैं, सिफेलिक फेज। इसी तरह से आगे जब हम पैनक्रिएटिक जूस पढ़ेंगे तब भी हम यही बात बोलेंगे कि जब खाना आपके सामने पड़ा है, या आपने खाने के बारे में सोच रहे हो, या आपने खाने के बारे में कोई बात की है, या आपने खाने के बारे में कुछ सुना है, या खाने को देखा है, या खाने की स्मेल ली है, तो पैनक्रिएटिक जूस भी वहां पे क्या होगा, रिलीज होगा। वो आगे की बात है। लेकिन अभी हम गैस्ट्रिक जूस में बता रहे हैं कि जब खाना आपके स्टमक में नहीं आया है तब भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आपको पहले नहीं पता तो इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी कोई खाने की चीज आपके सामने पड़ी है तो आप इमेजिन कर सकते हो भाई आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस है वो बनना शुरू हो गया। तो ये आपने सिफेलिक फेज बताया। इसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी अमाउंट के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, लेकिन होता है। जो अब आ गया गैस्ट्रिक फेज। कौन सा फेज आ गया, गैस्ट्रिक फेज। तो ये कहता है इस गैस्ट्रिक फेज के अंदर क्या होता है, जब खाना
एक्चुअल में स्टमक के अंदर होता है। ये गैस्ट्रिक फेज कब स्टार्ट होता है? व्हेन फूड इज इन स्टमक, जब खाना स्टमक के अंदर है तब जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं कि ये गैस्ट्रिक फेज के अंदर सिक्रीट हो रहा है। गैस्ट्रिक फेज किसको बोलते हैं? उस ड्यूरेशन को बोलते हैं जब खाना स्टमक के अंदर है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में इसी फेज में सिक्रीट होगा। जब खाना स्टमक के अंदर पड़ा है तो वहां पे सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा, वो तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा वो गैस्ट्रिक फेज में सिक्रीट होगा। और गैस्ट्रिक फेज किसको बोलते हैं? जब खाना स्टमक के अंदर पड़ा हो। ये दो चीज आपको समझ आ गई। अब है इंटेस्टाइनल फेज। तो ये कहता है इंटेस्टाइनल फेज में आपको जिस तरह मैंने बताया था कि जो जी सेल्स है वो पाइलोरिक एंट्रम में होती है, उसके साथ साथ स्टमक जो ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर के साथ अटैच होता है, वहां पे जी सेल्स पाई जाती है। यह जी सेल क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिन। और आपको पता है गैस्ट्रिन क्या सिक्रीट कराता है? गैस्ट्रिक जूस को। अब ये कहता है कि जब खाना स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में आ गया लेकिन फिर भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से। क्योंकि उसने आगे क्या करा देना है? एचसीएल का सिक्रीशन करा देना है, और एचसीएल ने आगे जाके वहां पे और क्या क्या करा देना है? पेप्सिन को एक्टिवेट करा देना है। तो ले दे के उसने क्या करना है? वहां पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करा देना है। तो इंटेस्टाइनल फेज में कब होता है? जब व्हेन फूड इज इन इंटेस्टाइन, जब फूड इंटेस्टाइन में आ गया लेकिन फिर भी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। ये भी आपको इंटरेस्टिंग बात पता लगी है कि जब स्टमक में खाना नहीं था, चाहे वो माउथ में था या माउथ में भी नहीं था, बाहर पड़ा था, तो भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है। जब स्टमक में मतलब फूड पहुंच गया वो तो होगा ही होगा। ये कहता है जब स्टमक से इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में चला गया लेकिन फिर भी वहां पे जो जी सेल है वो स्टिमुलेट करती है गैस्ट्रिन को, और गैस्ट्रिन वहां पे किसको बढ़ा देता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन को बढ़ा देता है। तो ये तीन फेजेस के अंदर सिक्रीशन होता है, सिफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज, इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, तो इन तीनों फेज के अंदर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस्ट्रिक फेज के अंदर। ठीक है, अब ये कहता है कि जो सिफेलिक फेज है वो हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। किसके कंट्रोल में होता है? नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो जब तक ये सिक्रीट होता है तब तक वहां पे कोई पेप्सिन वगैरह सिक्रीट नहीं होता। ठीक है, वहां पे कोई गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा जब खाना किसके अंदर है? जब खाना सिफेलिक फेज के अंदर है। तब वहां पे सिर्फ नर्वस सिस्टम, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो मैंने आपको नर्व सप्लाई में बताया था, वहां पे जो वेगस नर्व है वो गैस्ट्रिक जो जूस है उसको सिक्रीट कराती है। तो यहाँ पे सिफेलिक फेज के अंदर अगर हम देखें तो सिफेलिक फेज में ये गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन होगा वो किस वजह से होगा? नर्वस सिस्टम की वजह से होगा। नर्वस सिस्टम की वजह से। ये कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी, जिसकी वजह से सिफेलिक फेज में क्या सिक्रीट होगा? वहां पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होगा। गैस्ट्रिक फेज के अंदर वो कहता है नर्वस सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमारा जो वेगस नर्व है वो बोलेगा कि खाना आ गया और अब इसको काम कराओ। और दूसरा वहां पे हार्मोन्स जो हमने अभी पढ़ के आए हैं कि वहां पे पेप्सिन और वो सब सिक्रीट होंगे। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक फेज है इसके अंदर नर्वस सिस्टम की भी इन्वॉल्वमेंट है और प्लस हार्मोन्स। यहाँ पे दोनों काम करेंगे, हार्मोन्स भी काम करेंगे और नर्वस सिस्टम। और इंटेस्टाइनल में कोई नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से होगा। तो हमने बोल दिया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल है, ये हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो अब आपने तीनों देख लिया, एक में सिर्फ नर्वस सिस्टम, एक में सिर्फ हार्मोनल, और एक में नर्वस सिस्टम प्लस हार्मोनल, तीनों। तो ये आपने गैस्ट्रिक जूस के बारे में यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में या हम स्टमक के बारे में नॉर्मल अगर रिवीजन करें तो हमने अभी तक क्या क्या चीज पढ़ी है? हमने ये चीज पढ़ी है कि जो स्टमक है, स्टमक की लोकेशन क्या है, स्टमक किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। तो हमने बता दिया स्टमक किन किन चीजों से जुड़ा, ऊपर इसोफेगस से जुड़ा है, नीचे किससे जुड़ा हुआ है? ड्यूडेनम से। तो इसोफेगस और स्टमक को जोड़ने के लिए वहां पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसका दूसरा नाम कार्डियक स्फिंक्टर है। और जो इसोफेगस वाला तो हो गया, अब नीचे जो ड्यूडेनम से जुड़ता है तो वो कौन से स्फिंक्टर से जुड़ता है? तो वहां पे पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है।
उससे जुड़ता है। फिर हमने बताया कि स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, तो वहां पे हमने बताया कार्डिया होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है और उसके अलावा पाइलोरस होता है। फिर हमने बता दिया कि जो उनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है, हमने ये भी चीज आपको बता दी कि उसके अंदर कार्डिया है, कार्डिया में म्यूकस नेक सेल है, उसके अलावा फंडस है, फंडस और बॉडी दोनों मिलके वहां पे ऑक्जेंटिक सेल या जिसको आप पैराइटल सेल बोलते हो, इसके अलावा पेप्सिनोजन सेल या जिसको आप चीफ सेल बोलते हो, उसके अलावा वहां पे म्यूकस नेक सेल्स भी होती है, ये 3 बता दी। फिर आ गया पाइलोरिक, पाइलोरिक के अंदर आपने बता दिया जो पाइलोरिक एंट्रम है वहां पे म्यूकस नेक सेल्स तो पाई जाती है, म्यूकस नेक सेल तो हर जगह पाई जाएगी, उसके साथ साथ यहाँ पे जी सेल्स पाई जाती है और ये जी सेल क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन, और गैस्ट्रिन हार्मोन के क्या क्या काम है ये हमने अभी देख लिए। फिर हमने बात की कि जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो मिक्सिंग वेव्स चलती है वो जो है जितना फूड मटेरियल है उसको मतलब मिक्स करके अच्छे से, और जब गैस्ट्रिक जूस के साथ वो फूड मिक्स हो जाएगा तो उसको हमने नाम दिया काइम। क्या नाम दिया, काइम। और उसकी कंसिस्टेंसी है, उसकी अपीयरेंस हमें कैसे दिखेगी, तो वो कहता है सूप की तरह दिखेगी, जो लिक्विड सूप है उसके जैसे हमें वहां पे जो हमने फूड लिया था उसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। ये चीज आपने बता दी। फिर आपने बता दिया कि जिस तरह से फूड जो है वो पेरिस्टाल्टिक वहां पे वेव चलेगी, उस वेव से क्या होगा कि जो काइम है वो ड्यूडेनम के अंदर जाएगा। फिर हमने बता दिया एक वेव से 3 ml वहां पे काइम जो है ड्यूडेनम में चला जाता है। फिर हमने ये बता दिया कि वहां पे HCl क्या क्या काम करता है। फिर हमने बता दिया वहां पे कौन से एंजाइम काम करते हैं, तो हमने बता दिया कि जो सलाइवा से सलाइवरी एमाइलेज जा रहा था वो तब तक अपना काम करता रहेगा जब तक वो HCl के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जैसे ही वो HCl के कांटेक्ट में आएगा अपना काम वहां पे बंद हो जाएगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह कहता है लिंगुअल लाइपेज जो सलाइवा से आ रहा था वो एक्टिव तब होगा जब वो क्या काम करेगा, HCl से कांटेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने बताया था जो पेप्सिनोजन सेल्स हैं या जो चीफ सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रीशन करती है। तो एक तो ऊपर से लिंगुअल लाइपेज आ गया, एक ही गैस्ट्रिक लाइपेज आ गया, तो ये क्या करता है फैट जो ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह है उनका डाइजेशन करके उसको कुछ एक हद तक, पूरे फैट को नहीं, लगभग 10 से 20% जो फैट है उसको जो है मोनोग्लिसराइड्स के अंदर चेंज कर देता है। फिर जो पेप्सिनोजन था वो HCl ने उसको कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन के अंदर, तो वो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। तो देखा जाए तो यहाँ पे इस पूरे स्टमक के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स का भी डाइजेशन होता है क्योंकि टाइलिन कराता है, वो तब तक रहेगा जब तक HCl के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। प्रोटीन का भी हो रहा है, पेप्सिन करवा रहा है, और गैस्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज है वो फैट का भी डाइजेशन करा रहे हैं। तो इन तीनों ही न्यूट्रिएंट्स का वहां पे डाइजेशन होता है। फिर वो कहता है कि कुछ एक ड्रग है जिसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है जो है स्टमक के अंदर, तो वो ड्रग है एस्प्रिन। उसके अलावा अल्कोहल भी है जिसका एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर देखने को मिलता है। फिर हमने ये बात की, फिर हमने गैस्ट्रिक जूस के बारे में बात कर ली, तो हमने बता दिया कि जिस तरह 99.5% वहां पे वाटर है, 0.5% वहां पे सॉलिड है, उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है, और ये 1 से 2 लीटर जो है वहां पे इसका सिक्रेशन होता है। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले स्टमक की पीएच कितनी होती है, तो 1 से 3 होती है, उसको कौन डिटरमाइन या निर्धारित करता है, तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इसको निर्धारित करता है। ठीक है, फिर हमने सेल्स भी बता दी ये। फिर हमने बताया कि अगर मान लो आपने लिक्विड लिया है या कोई दलिया खिचड़ी खाया या आपने सॉलिड खाया, तो सबसे जल्दी स्टमक से इंटेस्टाइन में कौन जाएगा, तो जो लिक्विड है वो सबसे पहले जाएगा, उसके बाद में सेमी सॉलिड जाएगा, उसके बाद में सॉलिड जाएगा। तो आपने अगर सिर्फ जूस पिया है तो वो जल्दी इंटेस्टाइन में चला जाएगा, अगर आपने वहां पे खिचड़ी दलिया खाया तो वो उससे बाद में जाएगा, और अगर आपने खाना खाया तो वो सबसे लेट जाएगा। अब वो कहता है अगर आपने खाना खाया तो उसमें भी अगर आपने कौन सी चीज ज्यादा खाई है उस हिसाब से होगा। तो कहता है अगर तो आपने खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खाए या प्रोटीन खाए या फैट खाए, तो जो अगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए तो जल्दी जो है वो स्टमक जो है वो एम्प्टी होगा। अगर आपने प्रोटीन लिया है तो वो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने फैट लिया है तो वो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमने जो है वो मतलब ऑर्डर बता दिया कि कैसे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग वहां पे आपको देखने को मिलेगी। फिर हमने बात की कि भाई ये आपने देख के बता दिया कि ये ऐसे होता है। फिर हमने कहा कि जो स्टमक है वो रिजर्वायर का या स्टोरेज का काम करता है, कि जिस स्पीड से हम खाना खाते हैं उस स्पीड से स्टमक खाली नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो फंडस एरिया है वो वहां पे खाने को 1 घंटे तक वहां पे क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। फिर धीरे धीरे वो खाने को रिलीज करता है जो बॉडी के अंदर आता रहता है, और जो स्टमक का बॉडी पार्ट है उसके अंदर आएगा, और वहां पे जो एंजाइम्स है वो वहां पे डाइजेशन का काम शुरू करेंगे।
तो ये आपने बता दिया। फिर हमने बताया कि स्टमक जब खाली होता है तो वो जे शेप का होता है, वहां पे रूगे पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा जब भरा हुआ होता है तो पाइरिफॉर्म, या जब उसकी वॉल डिस्टेंट हो जाती है तो पाइरिफॉर्म वहां पे रहता है। फिर अगर इसकी लोकेशन 9 क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने बताई, तो हमने बताया था कि इसके 9 क्वाड्रेंट के हिसाब से यह लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक और अम्लाइकस एरिया को ऑक्यूपाई करता है, और अगर हम 4 क्वाड्रेंट में देखें तो ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को कवर करता है। तो ये चीज हमने वहां पे बता दी। फिर ये कहता है कि अगर हम ये देखें कि जो HCl है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर वो जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, तो अगर हम एसिड देखें, अगर एसिड हमारी चमड़ी के ऊपर गिर जाए तो ये स्किन को डैमेज कर देगा, क्योंकि जो स्किन में प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करा देगा। तो ये कहता है कि फिर आपका जो स्टमक की वॉल है, ठीक है, उसके अंदर भी तो मान लो वहां पे कोई घाव हो सकता है, अल्सर हो सकता है, उस चमड़ी को जला सकता है। तो फिर हमने ये बात की थी कि जो म्यूकस नेक सेल है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, उन दोनों की पूरी की कोटिंग होती है, मतलब कवरिंग होती है पूरी स्टमक की म्यूकोजा के ऊपर, बहुत मोटी कवरिंग होती है ये, जिसकी वजह से HCl जो है वो हमारी जो म्यूकोजा है उसको जला नहीं सकता, उसको डैमेज नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको पता है कि जो म्यूकोजा है उसी का एक दूसरा नाम म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन का काम होता है म्यूकस का सिक्रीट करने का। तो अब देखिएगा, म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है, म्यूसिन भी सिक्रीट हो रहा है। म्यूसिन किसके द्वारा होता है? म्यूकस नेक सेल्स के द्वारा, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये तीनों जो है ये मिलके HCl से स्टमक की जो वॉल्स है उसको बचाने का काम करती है। तो ये चीज देख लीजिएगा, 3 चीज कौन कौन सी होगी? एक तो होगी म्यूकस, जो म्यूकोजा सिक्रीट करेगी, इसीलिए तो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लस जो म्यूकस नेक सेल है वो पूरे मतलब जितना भी स्टमक है उसके अंदर पाया जाता है, तो उनसे क्या सिक्रीट हो गया? म्यूसिन, ठीक है। प्लस वहां पे और क्या है? वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। यह तीनों किसके अगेंस्ट काम करते हैं? HCl के अगेंस्ट। ये HCl जो है उनसे हमारी जो GI की लेयर है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल और सिरोसा, उन सब को बचाने के काम में ये तीनों इसके अगेंस्ट काम करते हैं। अब ये कहता है अगर बाई चांस HCl का सिक्रीशन बढ़ जाए, HCl का सिक्रीशन बढ़ जाए, तो अब ये दोनों तो बैलेंस रहते हैं। अब जैसे ही HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा तो वो इनका असर कम होगा, तभी तो HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज, या आपने कुछ ऐसी दवाइयां वगैरह ले रहे हो, या आप ऐसा कुछ खाना पीना कर रहे हो, या कोई स्ट्रेस है आपकी जिंदगी के अंदर, तो HCl का सिक्रीशन वहां पे बढ़ जाता है। और जब HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा तो ये जो हमारी म्यूकोजा है उसके अंदर अल्सर कोज करने लग जाएगा। क्या कोज करने लग जाएगा? अल्सर। उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। क्या बोल दिया? गैस्ट्रिक अल्सर। तो जब भी हम डिजीज पढ़ेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, तो वहां पे हम इनका बात करेंगे, ठीक है। ये हमारी स्टमक को बचाने वाला होता है, वो हमारी स्टमक को खाने वाला होता है। तो जब तक ये दोनों बैलेंस रहे तब तक HCl हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, लेकिन किसी भी वजह से अगर HCl बढ़ गया तो वहाँ पे ये म्यूकोजा जो है वहाँ पे अल्सर कोज कर देता है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर का नाम देते हैं। तो ये चीज़ आपको बता दिया। अब उसमें गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, वो हम पैथोलॉजी के अंदर वहाँ पे बात करेंगे। फिर आपको पता है कि जो इसको नर्व सप्लाई है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होती है। जब हमारी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, और सिंपैथेटिक GI म्यूकोजा GI मोटिलिटी और GI की जो मूवमेंट है उसको कम कर देगा। और अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कर देगा? GI की मोटिलिटी और GI की मूवमेंट बढ़ा देगा। अब ये कहता है कि अगर आपको पता हो हल्का सा, तो जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो ये काम जो अपना मूवमेंट और सिक्रीशन बढ़ाएगा वो न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से करवाता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। कौन सी होती है? एसिटाइल कोलिन।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जीआई की मोटिलिटी और जीआई के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ये बात सही है। वो किसकी मदद से बढ़ाएगा, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन, उसकी मदद से बढ़ाएगा। तो ये जो एसिटाइलकोलिन है यह जीआई के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। भाई आपको ये बात तो मैंने पहले बता ही रखी है, भाई पैरासिम्पैथेटिक और जीआई के सिक्रेशन और मोटिलिटी को बढ़ाता है। बस आपको ये बात नहीं बताई है कि वो किसकी मदद से बढ़ाता है, वो क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे एक अभी रीजन आपको समझा दूंगा। तो यह है जीआई की मोटिलिटी, मोटिलिटी इज मूवमेंट, तो ये जीआई के सिक्रेशन भी बढ़ा देगा और मूवमेंट भी बढ़ा देगा। अब आपको पता है कैसे कैसे, तो जीआई के सिक्रेशन कौन बढ़ाएगा, जो जीआई के अंदर जो सब म्यूकोजा है वहां पे कौन से प्लेक्सिस पाए जाते हैं, वहां पे तो माइजनर प्लेक्सिस वहां पे पाए जाते हैं। तो या सब म्यूकोजल प्लेक्सिस या माइजनर प्लेक्सिस जो है वो जीआई सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, और वहां पे जो ओरबैक प्लेक्सिस या माइएंट्रिक प्लेक्सिस है वो जीआई की मोटिलिटी को बढ़ा देंगे। ये कहाँ पे होते हैं, मसल लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको बताइए, बस इस एसिटाइलकोलिन का ध्यान रखना। अब ये कहता है कि ऐसी ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन के जो मतलब उसके सिक्रेशन को या उसके फंक्शन को सप्रेस कर देती है, इनहिबिट कर देती है, उन ड्रग को हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, और जो ड्रग एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन और उसके फंक्शन को बढ़ा देती है उसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक। ये देखिए कोलिन से ही वर्ड बना है कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाएगा। एंटीकोलिनर्जिक क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज कर देगा। यह डिक्रीज करने वाला है, यह जो है इंक्रीज करने वाला है। अब जब भी आप फार्मा पढ़ोगे या मेड सर्च में जब भी ड्रग्स की बात करेंगे तो याद रखना, जब मैं बोलूंगा कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो आप याद रखना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी, जीआई सिक्रेशन को कम करेगी और जीआई मोटिलिटी को कम करेगी। जब मैं बात करूंगा कि ये ड्रग कोलिनर्जिक ड्रग है तो आपको पता होना चाहिए कोलिनर्जिक क्या करेगा, जीआई सिक्रेशन को बढ़ाएगा और जीआई मोटिलिटी को बढ़ाएगा। तो ये बात इसलिए यहाँ पे बताई है ताकि कल को जब हम करेंगे बात कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक की, तब आपको पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाता है और यह एंटीकोलिनर्जिक कम करता है। एसिटाइलकोलिन का जीआई सिस्टम में क्या रोल है कि एसिटाइलकोलिन जो है जीआई की मोटिलिटी और जीआई की सिक्रेशन को बढ़ाता है। किसकी कैसे बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी मदद से जो एसिटाइलकोलिन है वो ये अपना काम करेगा। तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि एसिटाइलकोलिन का जीआई सिस्टम पे क्या फर्क होता है। यह पूरी जीआईटी जो हमारी जीआईटी है उसमें पूरा सलाइवा जो हमारी ओरल कैविटी से लेके एनल कैनाल तक का सारा जो काम है वो पैरासिम्पैथेटिक वाला कौन करता है, एसिटाइलकोलिन करता है। कौन करता है, एसिटाइलकोलिन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे सलाइवा का सिक्रेशन है, चाहे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है, इंटेस्टिनल जूस का सिक्रेशन है, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन है, उन सब के सिक्रेशन को ये बढ़ाएगा और जो जीआई की मोटिलिटी है उसको बढ़ाएगा। कौन, एसिटाइलकोलिन। किसकी कारण, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसका ये न्यूरोट्रांसमीटर है और ये न्यूरोट्रांसमीटर है ये जीआई सिक्रेशन और जीआई मोटिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझे। अगर आप इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो ये पैरासिम्पैथेटिक का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है, तो वो ये अपना काम वहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गया। तो ये प्री और पोस्ट दोनों यही काम मतलब करेगा और वहाँ पे जो है वो अलग करेगा सिंपैथेटिक के अंदर, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। अभी तक स्टमक के बारे में हमने इतनी बात पढ़ी है, इसमें से यूजुअली क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट जो है वो लीवर, पैनक्रियाज और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।